सॉरी सॉरी। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। सॉरी सॉरी, माइक ऑफ ही रह गया था। अब ठीक है ना? हाँ सर, अब ठीक है, अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि कम समय में अधिक से अधिक हम बातें करके चलेंगे। दो बातें करने जा रहा हूँ आपसे यहाँ पर मैं। नंबर एक, आपके टाइम का एलोकेशन, और नंबर दो, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं उनको रिवाइज करा दूं, ताकि उन पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आए तो फटाफट से आप उसका आंसर कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर कोई पेपर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई है तो इग्नोर मार देना, आगे बढ़ जाना, पलट कर नहीं देखना है हमें, और ना ही किसी पेपर को हमने टैली करना है। ये सारा टैली करना, रिजल्ट की बातें सब बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ पेपर देने हैं, पूरी शिद्दत के साथ में हमें देख के चलने हैं। तो यहाँ पर आकर मैं बताऊँ आपको कि भाई कुल मिलाकर मान के चलते हैं हमारे पास में 18 घंटे का समय है, ठीक है। 18 घंटे का मतलब 1080 मिनट हो गए। 40% टाइम अगर हम जीएसटी को दें तो इसका मतलब हमारे पास में 432 मिनट का समय है जीएसटी की तैयारी करने के लिए। आपके इस जीएसटी को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एबीसी करके। एबीसी को अच्छे से पढ़ना है, बी को थोड़ा सा कम, और सी को तो बस पन्ने पलटने हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ ये जो एबीसी कैटेगरी है ये तो मैं आपको पहले भी दे चुका था। अब बता दो किस पे कितना टाइम हमें डिवोट करके चलना है। 10 मिनट, 20 मिनट, 60 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 75 मिनट्स। ये जो आप ध्यान दीजिएगा, एग्जम्पशन, रिवर्स चार्ज, इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जीएसटी पार्ट बी में आता है आपके पेपर के अंदर। और जीएसटी का पहला क्वेश्चन आपके पेपर का 5वां क्वेश्चन होगा, और वो जीएसटी का पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका इस तरह से देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव वाला जो होगा, ठीक है। इन चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैनर ऑफ पेमेंट 20 मिनट हो गए, रिटर्न फाइलिंग 25 मिनट हो गई, ई वे बिल इतना इतना, सप्लाई इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके मैंने इनका टाइम एलोकेशन दे रखा है। डेफिनेशन चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंस कम है इस मूवमेंट पर, हालांकि उसके बिना आगे नहीं चला जा सकता, बट एग्जाम डायरेक्ट उस चैप्टर से नहीं आते हैं। बस समझ होनी चाहिए कि हाँ किस शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो आप उतने ही समय के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर अपनी बातों को कंप्लीट करने का प्रयास करके चलेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लें कि किस चैप्टर में हमें कितना टाइम डिवोट करना है। ये एबीसी के अनुसार और चैप्टर की लेंथ के अनुसार मैंने टाइम एलोकेट यहाँ पर किया है। स्टैंडर्ड है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो चलेगा, लेकिन टोटल टाइम आपको इतना ही डिवोट करके चलना है, क्योंकि आपका इनकम टैक्स का पेपर भी होता है, ठीक साहब? यस सर।
ये जो है आपका, अगर साइट पर लॉगिन मांग रहा है तो मैं उसको चेक करवा लूँगा, लॉगिन मांग रहा है। आप यहाँ से फोटो भी खींच सकते हैं इसका, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर आकर। तो वैसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। और यूट्यूब के कम्युनिटी पर भी मैंने ये शीट डाल रखी है, ठीक है। आइए बात करते हैं जो अमेंडमेंट्स हैं लेटेस्ट आपकी, एक एक लाइन में उनको समझते हैं क्या है वो। एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर कुछ एक क्लैरिफिकेशंस भी हैं और कुछ एक छोटे मोटे चेंजेस भी हैं। नंबर 1, पहला चेंज क्या है कि अगर मैं आपको सप्लाई देता हूं या कोई एनजीओ यहाँ सप्लाई देता है, लेकिन जो कंसीडरेशन है, जो पैसा है, वो रेसिपिएंट ना देकर, ये सामने वाला व्यक्ति ना देकर सरकार दे रही होती है, पूरा खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही होती है, तो एग्जेम्प्ट हो जाया करता था। अब इसमें चेंज क्या किया गया है कि अगर पूरा खर्चा गवर्नमेंट बेयर ना करे, 75 भी गवर्नमेंट बेयर कर ले, तो यहाँ पर उसे हम एग्जेम्प्ट कर देंगे ऐसे करके। जैसे मेरी क्लासेस है या एनजीओ है, डिसेबिलिटी, जो स्टूडेंट थोड़े डिसेबल हैं उनके लिए मैं क्लास दे रहा हूँ, लेकिन उनका खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही है, एग्जम्पशन में फॉल कर जाएगा। इज इट ओके? मैं आईआरएस अधिकारियों को ट्रेनिंग देता हूँ, जो पैसा है, कंसिडरेशन है, वो अधिकारी नहीं देते, बल्कि गवर्नमेंट से मुझे मिलता है, एग्जेम्प्ट है, ठीक। तो पहले क्या था, 100% होगा तो ही एग्जम्पशन होगी। अब गवर्नमेंट सिर्फ 75% भी बेयर करती है तो भी इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडियन रेलवे को ये कुछ चीज़ें लीज पर देती है। लोकोज हो गया, वैगन हो गया, ये सारी चीज़ों के डिब्बे शिब्बे जो हो गए, पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अभी ये आपका टैक्सेबल कहा गया है, टैक्सेबल हो गया है, इट इज़ लाइबल टू जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। यह है अपना ट्रक, देख रहे हैं आप यहाँ पर आकर, नेशनल परमिट लेना होता है ट्रक्स को। साल भर का जो खर्चा आता है नेशनल परमिट लेने के लिए, वो आता है लगभग 16,500 रुपये। उस 16,500 पर यहाँ जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आरटीओ ऑफिस से मिलता है नेशनल परमिट, 16,500 लगभग खर्चा है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक साहब। सर्कुलर्स आए हुए हैं। आंगनबाड़ी, क्या आप इसे स्कूल की कैटेगरी में रख सकते हो? द आंसर इज यस। जैसे शहरों में वो प्लेवे होता है, ये गांव में प्लेवे है ना, आंगनबाड़ी है, स्कूल की कैटेगरी में आता है। अर्थात जो टीसीएस की सर्विस होती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, केटरिंग, मिड डे मील हो गया, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग हो गई, स्कूल्स के लिए एग्जेम्प्ट होती हैं। तो आंगनबाड़ी भी स्कूल है, अगर ये सर्विसेज आंगनबाड़ी को दी जाएंगी, एग्जम्पशन दे दी जाएगी। वन मोर थिंग, जो मिड डे मील की हमने बात करी, जो स्कूलों के लिए दिया जाता है, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करके चलती है, एग्जम्पशन मिलती है। गवर्नमेंट के अलावा अगर ऐसे कोई कॉरपोरेट अपनी सीएसआर एक्टिविटीज़ के तहत, जैसे टाटा है, रिलायंस है, कुछ भी कोई भी है अपना, ये मिड डे मील या बच्चों के लिए खाना प्रसारित करवाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं स्कूलों के लिए, तो उसको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट करे या कॉरपोरेट करे तो भी एग्जम्पशन दे दी जाएगी, ठीक साहब? यस जी। आगे आइएगा। जो आपके ये बोर्ड बने हुए हैं, यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, इलाहाबाद बोर्ड हो, ये जितने भी बोर्ड बने हुए हैं आपके एजुकेशन बोर्ड हैं, इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दायरे में रखा गया है, ठीक है। तो ये जो भी अपनी रेलिवेंट सर्विसेज देते हैं, जहाँ तक एग्जम्पशन एप्लीकेबल होती हैं, इनके रिस्पेक्ट में भी एग्जम्पशन काम करके चलेंगे, ठीक है जी? यस सर। तो ऑल दीज बोर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आकर, ये क्या है? ये एक ट्रक है, ट्रक के यहाँ पर 4-6 लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, 6-7-8 यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसे कहते हैं ओवरलोड होके जा रहा है। तो इसमें जब ये अपने टोल प्लाजा को पार करेगा तो वहाँ ऐसे हैवी लोगों से ज़्यादा टोल लिया जाता है। जहाँ 400 रुपये लगते हैं, वहाँ इनसे 1000 रुपये लिए जाएंगे, 600 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, क्या वैसे नॉर्मली जो नॉर्मल टोल होता है, मान लो 400 रुपये तक का है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है, क्या वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? यस, वो भी एक्सटेंडेड टोल चार्जेस की तरह होता है और उसको भी एग्जेम्प्ट यहाँ पर करवा दिया जाएगा। इनवॉइस चैप्टर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि ये जो ई इनवॉइसिंग का जो फंडा हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता। ई इनवॉइसिंग की जो रिक्वायरमेंट है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ना ही लोकल अथॉरिटीज़ पे होगी। रीज़न ये है कि ई इनवॉइस का जो फंडा लाया गया है, ये जो बदमाश लोग होते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं टैक्स की, उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, क्या ये भी चोरी करता होगा जीएसटी की? द आंसर इज नो। तो इनके ऊपर ये लागू नहीं किया जाएगा।
दूसरा, इन केस ऑफ ई इनवॉइस, अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है तो जो ट्रांसपोर्टर होता है क्या उसे इनवॉइस की फिजिकल कॉपी कैरी करने की आवश्यकता पड़ेगी? द आंसर इज नो। वो फिजिकल कॉपी कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्यूआर कोड दिखा देगा उस ई इनवॉइस का तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आते हैं, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले से ये पुराने से ही, बस थोड़ी क्लैरिफिकेशन इस पर डाली गई है कि जब हमारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा दिया जाता है तो उसको पुनर्जागृत करवाने के लिए, जैसे स्कूल में नाम कट जाता है तो उसे जुड़वाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन के इस समय के अंदर 30 दिन के 2 एक्सटेंशन और मिल जाते हैं यहाँ पर आकर, वैसी वाली बात बोल दी जाती है, 30 डेज और 30 डेज के 2 एक्सटेंशन और यहाँ पर मिल जाते हैं। पहले भी था, आज भी वही है, बस थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दी गई है वैसे करके। आगे है रिटर्न फाइलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छे से इस टेबल को देख लीजिएगा। यहां पर हम 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, एक है एनुअल रिटर्न का डॉक्यूमेंट और दूसरा है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, पहले यहाँ पर एक सीए ऑडिट किया करता था और उसके बाद ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनकर अपलोड होता था। अभी उन्होंने सीए को हटा दिया है और बोला है कि जीएसटी ऑडिट की कराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको देना होगा। कब देना होगा, कब नहीं देना होगा, 2 डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, एक है एनुअल रिटर्न और दूसरा है आपका रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इज इट ओके? यस सर। तो 3 कैटेगरी बनाई गई है। बाबू यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। अप टू 2 करोड़ सीन क्या रहेगा, 2 से ऊपर बट 5 तक क्या सीन रहेगा और 5 के ऊपर क्या सीन रहेगा। जो 2 करोड़ तक के दायरे में आ रहे हैं, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अपना 2 करोड़ तक का है, छोटे व्यक्ति माने गए हैं, तो इनको बोला गया है कि इनको ना तो एनुअल रिटर्न देनी है और ना ही इनको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देना है, इनको दोनों में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। सेक्शन 44 में आता है एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट और ये रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, सेक्शन 44। तो ऐसे करके यहाँ पर बात की जाती है मेरे बच्चा। एंड उसके बाद में फिर आता है 2 से लेकर 5 करोड़, ये जो मिड कैटेगरी आ गई, तो इसमें एनुअल रिटर्न तो देनी होती है लेकिन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। और 5 करोड़ से ऊपर वाले जो हैं इनको दोनों देने होते हैं। तो पहली कैटेगरी में कोई सा भी नहीं देना, लास्ट वाली कैटेगरी में दोनों डॉक्यूमेंट देने हैं और बीच का सोल्यूशन निकाल लिया, एक देना है एक नहीं देना है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर राइट का निशान भी लगा हुआ है और कांटा भी लगा हुआ है। तो यहां पर आकर अगर आप सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि 2 करोड़ वालों को भी देना है, लेकिन बाद में चलकर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के जरिए इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन जो निकलता है, समझना, पहली स्टेज सेक्शन की अगर पढ़ोगे, सिर्फ सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन बोलेगी 2 करोड़ तक वालों को एनुअल रिटर्न देनी है। फिर आता है आगे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बोलता है कि 2 करोड़ तक वालों को हम एग्जेम्प्ट करते हैं। तो फाइनल पिक्चर अल्टीमेटली यही निकल के आती है कि 2 करोड़ तक वालों को एनुअल रिटर्न नहीं देनी होती है और ना ये देना होता है। तो 2 करोड़ तक कुछ नहीं देना, 2 से 5 में सिर्फ ये देना है और 5 करोड़ से ऊपर दोनों देने होते हैं। लेकिन इस पूरे झंझट से कौन कौन मुक्त हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड टिंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड जो टिंट हैं इनको कहीं से कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं देना है, चाहे इनका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो। किस किस को सर? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड टिंट को। टिंट का मतलब क्या है? टिंट का मतलब है ये टिंट, TINCT, टिंट का मतलब हो गया TDS डिडक्टर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, TCS कलेक्टर, ऐसे करके 5 लोग आ जाते हैं। बात को ऐसे ध्यान रखें, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर, ये भाई भाई हो गए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भाई भाई हो गए, और आपका ये ISD, ये इनका ताऊ हो गया यहाँ पर आकर। ठीक है जी, तो TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड फाइनली ISD, 5 व्यक्ति ये और एक आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इनको इससे चाहे जितना मर्जी टर्नओवर हो, दोनों में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट सर? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आकर जो रिटर्न का चैप्टर है उसके अंदर फीस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। मुझे लगता नहीं कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, हाउएवर RTP के अंदर उसमें दे रखा था। तो यहां पर नॉर्मली जो लेट फी आपकी होती है, मैक्सिमम जो हो सकती है वो 5,000 तक की हो सकती है। वॉइस स्लो आ रही है, क्या बात कर रहे हो यार? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है? लाल डोरा दिख रहा है, आवाज ठीक आ रही है? जोर से बोलूं मैं?
प्रेम से बोलो जय माता दी। यहां ध्यान दो जरा। तो हम ये कह रहे थे, तुम ये चाहते हो मैं गला फाड़ फाड़ के बोलूं? ठीक है, तो तुम्हारी जैसी मर्जी। तो यहां पर आकर जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की मैक्सिमम, रिटर्न जब लेट आप कर देते हैं तो वहां पर मैक्सिमम लेट फी जो होती है वो आपकी 5,000 तक की होती है। वो हाँ 5,000 तक की होती है। तो इसको रिलैक्स किया गया है कि अगर आपकी रिटर्न नील थी, रिटर्न तो नील की है, टैक्स तो जाना नहीं है, वो अगर नहीं दी तो भाई साहब पेनल्टी लग गई 5,000 तक की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम पेनल्टी को रिड्यूस किया गया है 250 रुपये। अगला स्लैब बनाया है कि अगर नील तो नहीं है बट 1.5 करोड़ तक सीमित है टर्नओवर आपका, तो 1,000, और अगर 1.5 से 5 करोड़ तक है तो 2,500, और अगर ये आपका अदरवाइज इससे ऊपर चला गया तो भैया जो है अपना 5,000 वही रहेगा। तो रिलैक्सेशन यहां पर आकर दे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका सीजीएसटी का प्रोविजन है। आईजीएसटी में जब ये लिमिट पढ़ी जाएंगी तो 5 ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा, 2.5 ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा, और ये आपका 500 हो जाएगा। सीजीएसटी की ये लिमिट्स हैं, आईजीएसटी में जाके अमाउंट डबल हो जाएंगे। करेक्ट, याद रहेगा, भूल जाओगे, याद करके ही जाना, जब पढ़ाया तो करके जाना याद। 250, 1,000, 2,500 एंड देन 5,000। ठीक है जी। जीएसटीआर 4 के लिए जो कॉम्पोजिशन की हम बात करके चलते हैं, उसके लिए अगर नील की रिटर्न है तो अपना 250 रुपये, और अगर अदरवाइज है तो 1,000। छोटे व्यापारी हैं काका तो दे दिया, चल ठीक है भाई। जीएसटीआर 7 की बात कर रहे हैं, तो 7 तो वैसे भी आपको एप्लीकेबल नहीं होता, इसे आप काटा भी मार सकते हैं 7 को। ठीक है, चलो साहब। उसके बाद में बात करते हैं ई वे बिल, कि ई वे बिल बनाने पर रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखी हैं ऐसे करके। ठीक, हाँ तो जोश तो मेरा बहुत हाई है। मैं तो तुम्हारे मारे ये ज़्यादा मौज मस्ती नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा हंस नहीं रहा हूँ कि यार क्या मतलब, हमारा तो पेपर है ज़्यादा, ये बहुत ही मौज काट रहे हैं। क्योंकि हंसी तब तक अच्छी लगती है जब तक वो किसी को चुभे ना। तो तुम तो वैसे टेंशन में आ रहे हो हैं, तो मैं हंसता खेलता तो मैं दिखाई दूंगा, तो मैं कहाँ बर्दाश्त हो जाएगा। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई 2 रिटर्न या 2 स्टेटमेंट सबमिट ना करें तो ऐसी तैसी नाक में नकेल डाल देते हैं, ई वे बिल को ब्लॉक करवा दिया जाता है। और ई वे बिल ब्लॉक होगा तो धंधा चौपट, और ई वे बिल ब्लॉक होने के बावजूद भी धंधा किया तो फिर ऐसी की तैसी टांग देंगे भाई साहब उल्टा करके। ठीक, यस सर। और आजकल तो आतंक मचा रखा है इनकम टैक्स वालों ने और जीएसटी वालों ने भी, इतना आतंक मचा रखा है कि खुद आईआरएस अधिकारी ये करें कि भाई साहब हमसे लोड सहन नहीं हो रहा है, सरकार जी हम इस्तीफा देने वाले हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, ऐसा जान ले रखी तुमने हमारी। अधिकारी तक परेशान हो चुके हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, सरकार ने इतना वो करवा रखा, आतंक मचवा रखा है। तो आउटवर्ड जो सप्लाई है हमारी, एक इनवर्ड सप्लाई होती है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जो हमारा ई वे बिल होता है इसको ब्लॉक कर सकते हैं अगर 2 स्टेटमेंट या 2 रिटर्न आप फाइल नहीं करते हैं तो, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है तो। राइट, अच्छा जी। पहले क्या होता था कि जब ई वे बिल ब्लॉक होता था तो मेरे जो आउटवर्ड सप्लाई हैं वो भी नहीं कर सकता था, और इनवर्ड सप्लाई भी नहीं ले सकता था। आउटवर्ड सप्लाई इट इज माई बिजनेस, लेकिन इनवर्ड सप्लाई इट्स नॉट माई बिजनेस, इट्स बिजनेस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इनवर्ड सप्लाई भी मेरी ब्लॉक हो जाया करती थी तो इससे किसका बिजनेस हैम्पर होगा, किसके बिजनेस पे अफेक्ट आएगा, मेरे पे या उसके पे? उसके पे ज्यादा आएगा, मेरे पे भी आएगा बट उतना नहीं आएगा, लेकिन उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। वो बोलेगा भाई साहब मैं तो ठीक ठाक काम कर रहा हूं, लेकिन आपने मेरा ये चेन काट दी, मेरा कस्टमर काट दिया भाई साहब, आपके लॉ की वजह से मेरा कस्टमर कट गया, ये तो गलत हो जाएगा। तो कहा कि ठीक है, अगर मैं फॉल्ट पर हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, तो मेरी ही आउटवर्ड सप्लाई का ई वे बिल ब्लॉक किया जाएगा। ये वाला जो ई वे बिल होगा इनवर्ड सप्लाई का, इसे ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो पहले दोनों थे, अभी सिर्फ आउटवर्ड मूवमेंट के लिए ही ब्लॉक किया जाएगा। ऐसे करके आपकी ये अमेंडमेंट्स यहां पर आ रही हैं। छोटी सी बात एक और कही गई है, एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर कई जगहों पर रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट की बात करी गई है जो कि इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो इनकम टैक्स में जो सेक्शन आता है वो है 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उसके पैरेलल एक और नया फ्रेश सेक्शन सरकार ने डाला है 12AB। अब जो नए रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के होते हैं वो 12AB के अंदर कराए जा रहे हैं, लेकिन इनको भी कुछ समय तक कंटिन्यू किया जाएगा। और ओवर द पीरियड जो पुराने सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड ट्रस्ट थे उनको यहां पर माइग्रेट करना होगा। तो जब तक पूरा माइग्रेशन नहीं होता तब तक ये दोनों सेक्शन काम चलते रहेंगे। पुराने ट्रस्ट यहां चल रहे हैं, नए जो बन रहे हैं, नए को रिकॉग्निशन इस सेक्शन में दी जा रही है। तो एग्जाम में कोई सा भी सेक्शन का रेफरेंस आ जाए कि ट्रस्ट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 12AA हो या 12AB हो, आपके लिए दोनों समान हैं, इक्वल हैं। राइट, तो ऐसे करके ये चेंजेस मालिक आपके लिए थे।
तो बाकी कोई क्वेरी वगैरह है और कुछ मुझसे आपको चाहिए तो मैं उसके लिए फिर पुनः आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बताइए मुझे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कम से कम समय रखना चाहता हूं ताकि वीडियो की लेंथ देखकर बच्चा क्लिक करता है कि वीडियो कितना बड़ा है। तो वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रखना चाहता हूं। प्लीज़ बताइए कुछ अगर क्वेरीज हैं तो मैं आपके लिए फिर से अवेलेबल हो जाऊंगा, रात को या कल जैसे आप कहोगे अवेलेबल हो जाऊंगा। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर। और पता है मालिक, जीत के आना है यार, सीधी बात सुन लेना मेरी। इतनी सारी मेहनत की है, इतने सारा क्वेश्चन आंसर किए, इतनी सारी प्रैक्टिस की है, 5 टेस्ट लिए थे मैंने आपके रिसेंट पिछला जो बैच कंप्लीट हुआ, 5 टेस्ट, इतना रिहर्सल किया है हमने। तो यार जीत के आना है, ध्यान रखना इस चीज को। हाँ सर, वेबसाइट लॉगिन नहीं हो रहा है। वेबसाइट लॉगिन नहीं हो रहा, मैं चेक कर लूंगा उसको क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है, कहां पर क्या है। वैसे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है फ्री रिसोर्स पर आने के लिए। सर रिवीजन का बता दो एक बार। रिवीजन का मैंने आपको बताया ना, आपको रिवीजन ऐसे करना है। और बताऊं चीजों को इस मूवमेंट पर ना, अब तरीका बता रहा हूं कि देखो जल्दी काम कैसे खत्म हो सकता है। ठीक, जैसे मैंने बोला आपका ये वाला कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई 10 मिनट का समय दिया है। तो ये जो समय ना यार, आप उसको ऐसे इस्तेमाल करो। मैं अपना बता रहा हूं भाई, मैं कैसे किया करता था कि मैं 2 कागज ले लिए हाथ में और बस ऐसे बैठ गया या कहीं टहल रहा हूं या कुछ भी जहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब 10 मिनट में कैसे खत्म करूं, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई वो होती है जहां पर पीएनटी टेस्ट पूरा होता है। पीएनटी का मतलब 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब रिकॉलिंग कर रहा हूं, किताब नहीं, किताब वहां रखी हुई है सामने, अलग रखी हुई है। 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है, एंड पीएनटी पी एंड और वन ऑफ द सप्लाई द प्रिंसिपल सप्लाई है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। एंड सेक्शन 8 के मुताबिक इसका जो हमारा क्लासिफिकेशन जाता है वो उसमें प्रिंसिपल में जाता है। मैं रिकॉल कर पाया ना, किताब से देखने की जरूरत नहीं है मुझे। मिक्स्ड सप्लाई अगर मैं रिकॉल कर पाया ना तो किताब देखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, जहां 10 मिनट लगने थे शायद आप 5 मिनट में ही चीजों को निपटा दोगे। ठीक है, वैसे करके। तो जहां छोटे छोटे चैप्टर से आप समय बचाओगे ना, वो समय लगा देना आप बड़े चैप्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर? खासतौर पे इनपुट टैक्स क्रेडिट, कॉम्प्यूटेशन, एग्जाम्शन, रिवर्स चार्ज, ये जान है, रीढ़ की हड्डी है आपके जीएसटी की 4 चैप्टर, ये यहां लगा देना उस चीज को। तो इस समय आप रिकॉल कीजिए। कोई भी चीज अगर ऐसी है आपकी कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो कागज पर लिख लीजिएगा, यार मुझे मिक्स सप्लाई रिकॉल नहीं हुई, कोई बात नहीं, लिख लिया। तो अभी तुरंत मत भागी किताब की तरफ। जो आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है शॉर्ट में हिंट के तौर पर लिखते चलिएगा, या ये मुझे रिकॉल नहीं हो पाया है। ठीक है, और 2-3 घंटे में आपको जो भी रिकॉल नहीं हो पाया उसके हिंट आपके पास आ चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो चैप्टर आपने रिकॉल किए उनके अंदर इस पेपर को छोड़कर बाकी सब कुछ आप रिकॉल कर पा रहे हैं। और जो आप आज रिकॉल कर पा रहे हैं निश्चित तौर पर एग्जाम में आपको डेफिनेटली वो आपको यहां पर रिकॉल हो जाएगा। अब ये आपकी वीकनेस आपने कागज पर निकाल के रख ली है, अब ये आप बुक से देखिए कि ये क्या था बुक में, फटाफट से याद आ जाएगा और अच्छी तरह से एम्फेसाइज करके आपको वो याद आ जाएगी चीजें, वैसे करके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दो सर, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। वेबसाइट पे हैं तो सही यार वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब तुम इस वीडियो को लेंदी मत कराओ प्लीज, आप अलग से मुझसे बोलोगे मैं वैसे करके आ जाऊंगा। अब देखने पड़ेंगे कहाँ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईडीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। खींच लिया? यस सर, एक ये है बस। ठीक है, चलो। जीएसटी में थ्योरी याद आती है कि सर प्रैक्टिकल आएंगे, वो केस स्टडी टाइप बनाकर देगा, केस स्टडी टाइप बनाकर देगा क्वेश्चन को, और कुछ भी नहीं करना है। तो वैसे करके चलो चलो, अभी फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ। आपको कोई जरूरत पड़े तो मेरा नंबर ये रहा 9810, बता देना जैसे आपको जरूरत हो, 9810012161। ठीक है, ये रहा नंबर, नोट कर लो अपने मेरा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा, लव यू। फिर मिलूंगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम तक मिलूंगा।